वेक्टर में हम लोग शीट मैंने आप करवा रहा था जिसमें मैं ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता रहा था, कुछ होमवर्क भी दिए थे और मैंने बोला भी था कि इससे आपका ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, एड वेक्टर एडिशन और जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी है पक्का हो जाएगा एकदम। तो इसमें कुछ होमवर्क थे 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम आज उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और शीट को एंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत अच्छी शीट है, इससे आपको चीज़ें ज्योमेट्रिकल जो वेक्टर्स में रहती हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं। तो अब हमने एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए उठाया, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अगर कोई डाउट रह गया हो तो वो यहाँ क्लियर कर लेना। क्वेश्चन में बोला एक हेक्सागन है, ये हमने हेक्सागन ले लिया, ए बी सी डी ई और एफ। अब इसमें आगे क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ प्रूफ करवाया गया है। तो क्या है वो प्रूफ? प्रूव दैट ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ इक्वल टू 6 AG और वेयर जी इज सेंटर ऑफ हेक्सागन। और मैंने बताया ही था कि ऐसे केसेस में या तो स्पेशली बोला गया होगा, नहीं बोला है तो रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे जो सेंटर की बात हुई है ना, सेंटर जितने भी डायगोनल्स होंगे इस हेक्सागन के, उसके बीच में हम ले लेंगे। जैसे ये आ गया एक, ये आ गया एक ये आ गया, तो ये पॉइंट जो है वो आपका हो गया जी पॉइंट। ये गिवन है। अब यही डेटा है, हमें इसके हिसाब से क्वेश्चन को अपना हैंडल करना है। तो मैंने आपको बोला था कल कि आपको एक जुगाड़ बनानी है ट्राइंगल लॉ का को फॉलो करते हुए और कोशिश करना है कि उसमें जो हमें प्रूफ करना है वो शामिल हो जाए। बेस्टेस्ट तरीका है करने का। तो अब जो जो चीज़ें हमें वहाँ बताई गई थी हम उसी पे अब यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए एक चीज़ पे। नाउ बाय द डायग्राम, देखो ये जो ए डी डायगोनल दिखाई दे रहा है, इस ए डी डायगोनल को हम 2AG लिख सकते हैं क्योंकि ए से लेके जी और जी से लेके डी ये सेम होगा। ए जी और जी डी सेम होंगे, क्लियर है। और ए डी जो है वो डबल ए जी या डबल जी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हमने अपना LHS उठाया, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर। इसमें मुझे ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी की जगह 2AG वेक्टर मिल गया। ये हमने प्लेस कर दिया, ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर एज इट इज़, मतलब 2AG आ चुका है। अब मुझे 4AG और चाहिए, तभी मिलके 6 बनेंगे। अब मैं ए ई, ए एफ और इन सब की तरफ देखूंगा क्या चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर आपको ए सी वेक्टर दिया हुआ है, उसमें कोई चेंज हो सकता है? ठीक है, नहीं हो सकता। तो ए बी वेक्टर में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर देखिए जो आपका ए बी वेक्टर है वो ई डी वेक्टर के इक्वल है, ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गए, ये दोनों हो गए इक्वल वेक्टर। तो यहाँ हम यही चीज़ अब इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ए बी वेक्टर को मैं लिख दूंगा ई डी वेक्टर, ये एज इट इज़। अब मैंने आपको कल क्या बताया था उस पर ध्यान देते हैं।
कि हमें ऐसे दो वेक्टर ढूंढने हैं जिसमें से एक का लास्ट दूसरे का पहला होना चाहिए, जो कि मिल चुके। ए ई वेक्टर और ई डी वेक्टर, इसको कंबाइन कर लेते हैं। बाकी जो जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा। ये मिलके ए डी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि कल ही बताया था ये दोनों हो जाएंगे डिलीट बाय द ट्राइंगल लॉ। अब हम जरा ए सी और ए एफ के बारे में सोचते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ए एफ वैक्टर इज इक्वल टू सी डी वैक्टर, क्योंकि ये भी इक्वल वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो इनपुट दे देंगे। तो ये आ गया तुम्हारे पास सी डी वैक्टर। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हो जाएगा, ए डी वैक्टर, ए सी वैक्टर और सी डी वैक्टर फिर से कंबाइंड हो गए। और ए डी को मैं लिख सकता हूँ 2AG, तो ये हो गया 2AG वैक्टर। ये हो गया ए डी, 2AG मिलके हो गया 4AG, और ए डी को फिर से लिख दिया 2AG वैक्टर, मिलके हो गया 6AG वैक्टर। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस पूरे में ट्राइंगल लॉ ही लगा हुआ है, जो कल मैंने आपको समझाया था उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन किया है। केवल आपको डायग्राम को देखना है, और रेगुलर हेक्सागन है, और इक्वल वेक्टर वाली जुगाड़ फिट कर देनी है। तो ये इक्वल वेक्टर इसीलिए आपको पढ़ाया गया था कि वो जब ज्योमेट्री में आए तो आपको समझ में आए। अब एक क्वेश्चन हम उठाते हैं 11। बोला ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब क्या बोला है इसमें, देन प्रूव दैट ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर इक्वल टू 2AB। ये फोर्सेज हैं, और बोला इनका रिजल्टेंट 2AB होना चाहिए। तो जब भी ऐसा बोला गया हो कि 4 वेक्टर 5 वेक्टर या 4 फोर्सेस 5 फोर्सेस या उससे ज़्यादा या उससे कम उनका रिजल्टेंट है, तो मतलब सबको ऐड करो 2AB के इक्वल आना चाहिए। ठीक, तो करते हैं। देखो LHS लिया, ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, ए सी वेक्टर, डी बी वेक्टर। अब सीन क्या है, देखो ए बी वेक्टर को तो मैं छूऊंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे 2AB चाहिए और एक AB मुझे मिल चुका है। अब केवल वही लॉजिक आप क्रिएट करेंगे कि एक का लास्ट दूसरे का पहला होना चाहिए। ये रहा ए सी, और सी डी में से सी गायब हो गया बाय द रूल ऑफ ट्राइंगल। फिर से वही बन गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर लो, ए बी वैक्टर, यहाँ डी गायब हो गया, ए बी वैक्टर मिलके हो गया 2AB वैक्टर। हैंस प्रूव। आसान था, वो रूल फॉलो कर गया। आप आसानी से बहुत क्वेश्चन निकल आएगा, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट एक और उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोला है, इफ़ ए बी सी डी बी ए स्क्वायर। स्क्वायर हो गया। बोला है इन विच द फोर्सेस अप्लाइड ए बी वैक्टर। ठीक, यहाँ ए बी वैक्टर, फिर 2BC वैक्टर, फिर 2CD वैक्टर, फिर DA वैक्टर और DB वैक्टर। ये फोर्सेस अप्लाई हुए, और बोला है कि प्रूव दैट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। प्रूव दैट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम।
क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सारे फोर्सेस को ऐड करने पे ए बी प्लस 2BC प्लस 2CD प्लस DA प्लस DB इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है, क्योंकि इक्वलिब्रियम है, इसका मतलब है कि उनके बीच कोई भी कहीं नहीं जा रहा, उनका रिजल्टेंट ज़ीरो होगा, तब ऐसा पॉसिबल है। तो करते हैं। अब सारा लॉजिक आपको मैं बता चुका हूँ, कोई इशू नहीं, केवल आपको बस वही चीज़ जो मैंने बताई है उसको लेके चलना है और आंसर निकाल लेना है। तो जो बताया था उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब वही चीज़ कि हमको ढूंढना क्या है, तो देखिए हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, पहले का लास्ट और दूसरे का पहला सेम है, BCCD, तो यहाँ से C हो गया गायब, ये आ गया 2BD वेक्टर। इधर DB को मैंने BD माइनस का लिख दिया, उससे क्या हुआ 2BD में से एक BD चला जाएगा, BD वेक्टर। इधर अब ये कंबाइन हो गए AB और BD, तो इसमें से B गायब हो गया, AD वेक्टर, और DA को लिख दिया -AD वेक्टर, तो आंसर आ गया 0। हैंस प्रूफ, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है ABCD आर 4 पॉइंट्स, देन प्रूव दैट AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस DA वेक्टर, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है हमको। ठीक, तो LHS AB वेक्टर BC वेक्टर DC वेक्टर DA वेक्टर। ठीक, अब ABCD 4 पॉइंट्स है, अब उससे कोई मतलब ही नहीं, हम इसी से ही अपना जो, क्योंकि जुगाड़ में पता ही है, देखो इसका पहला और लास्ट सेम है, तो इनको कंबाइन कर लिया, AB वेक्टर और BC वेक्टर, कंबाइन करने से ये B कैंसिल हो गया, AC बच गया। ठीक, अब हम फिर से देखते हैं DA वेक्टर और AC वेक्टर को, क्योंकि एक का पहला दूसरे का लास्ट। ठीक, ये कंबाइन हो गए, इसमें से A गायब हो गया, DC वेक्टर DC वेक्टर में आई थिंक थोड़ा कुछ मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन के अंदर। AB BC DC और DA, और AB और BC को मिला के AC बन गया, फिर हमने उठा लिया DA और AC को, ठीक है, और वहाँ से हमें DC मिल गया, यहाँ CD होना चाहिए, करेक्शन कर लो यहाँ पर, इसमें ये जो है ना ये CD होएगा, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, यहाँ होगा CD वेक्टर। तो ये हो गया CD वेक्टर, DC को मैं -CD लिख सकता हूँ, तो मिलके हो गया 0। ठीक, तो इसका रिजल्टेंट हो गया, पता लगाना था, आ गया आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 होमवर्क में ही था, आते हैं हम 15 पे। 15 बोला है ABCDF, ये हेक्सागन, तो वही रेगुलर लेंगे, ABCDEF, ये आपका हेक्सागन हो गया। अब इसमें प्रूफ क्या करने को बोला है, कुछ फोर्सेस अप्लाई हैं ए पे, प्रूव दैट एक आपका फोर्स है AB वेक्टर, ये रहा, दूसरा है AC वेक्टर, तीसरा है AD वेक्टर,
फिर है ए ई वेक्टर, और लास्ट है ए एफ वेक्टर। प्रूफ करना है 3AD वेक्टर। ठीक है, LHS उठाओ। ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर। अब इसमें देखो ए डी वेक्टर अलग कर लो, क्योंकि 3AD चाहिए, एक मिल रहा है, तो उसको क्यों हटाना, तो इसको अलग कर लो। अब अपना डायग्राम देखो और देखो कौन कहाँ क्या इक्वल वेक्टर वाली कंडीशन आ रही है। तो जैसे यहाँ पे एक आ रही है ए एफ जो है वो सी डी वेक्टर के इक्वल वेक्टर है, ठीक। और ए बी वेक्टर जो है वो है ई डी वेक्टर के इक्वल वेक्टर। उठा लो इनको, ए डी वेक्टर प्लस ए बी को मैं लिख देता हूँ ई डी वेक्टर, और ए सी वैसे ही पड़ा रहने देंगे, ए ई को वैसे ही रहने देंगे, और ए एफ को लिख देंगे सी डी वेक्टर। अब मैं वही अपना पहला और लास्ट वाला लॉजिक क्रिएट करूँगा। जैसे ए ई वेक्टर में ई और ई डी वेक्टर में पहला ई सेम है, इधर ए सी वेक्टर और सी डी वेक्टर सेम है, इसमें सी उड़ जाएगा, ट्राइंगल लॉस है इसमें ई। ए डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर मिलके हो गए 3AD वेक्टर, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, आसान है। वही लॉजिक जो आपको बताया ना, उसी के हिसाब से चलते जाओ, आंसर आता। अब इसी के बिल्कुल सेम 16 है, तो वो आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, अब हो जाएगा 16। 17 में क्या बोला है, चलिए 17 करते हैं। 17 बोला है ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल। नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं, नहीं बताया, हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल। अब क्या बोला है, बोला है ए सी एंड बी डी डायगोनल हो गए। एक ए सी हो गया डायगोनल, एक अपना बी डी हो गया डायगोनल। अब क्या है, प्रूफ क्या करना है हम लोग को, प्रूव दैट ए बी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर, ये हमें करना है प्रूफ। और ये आपका डायग्राम बना हुआ है, हेल्प लीजिए डायग्राम की, जैसे चाहे वैसे करेंगे। और मेन चीज़ है हमें जुगाड़ बनानी है कुल मिला के, और वो जैसी फिक्स हो जाएगी आंसर आने लगेगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे आसान उपाय ढूंढते हैं। तो एक काम करते हैं, एक देखो कैसे होगा ये सॉल्व। तो हम सबसे पहले ऊपर वाला डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, और फिर करेंगे इसे मैनिपुलेट, ए बी सी डी। अब हमको यहाँ जुगाड़ इस तरीके से लगानी कि कुछ इस तरीके से कंडीशन बने जो कि हमें सोचने में और उसे मैनेज करने में आसानी रहे। तो हमने सपोज़ लिया, मतलब हम इस तरीके से गए, देखो एक डायगोनल हमने ले लिया डी बी। अब इसके हिसाब से मैं चलता हूँ पहले, डी बी बी ए, तो यहाँ से आया आपका डी ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम फिर एक लॉजिक ट्राइंगल का बनाएंगे, और इस तरीके से बनाएंगे कि मैनिपुलेशन ऊपर के हिसाब से हो। तो अब मेरे को ए सी और चाहिए कहीं ना कहीं,
ठीक है, तब जाके मैनिपुलेशन ठीक बैठेगी। तो उसको हम कैसे ले सकते हैं वो चेक कर लेते हैं एक बार। और हम इस पर चले ए से सी, फिर गए सी से डी, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा ए डी। इक्वेशन नंबर 2। ये दो चीज़ें हमने की। एक हमने लिया डी बी प्लस बी ए इक्वल टू डी ए, दूसरा लिया ए सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी। फ़ायदा तो देखिए यहाँ पे कुछ ए सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी को मैं माइनस डी ए रख देता हूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने इक्वेशन सेकंड से बनाई है। अब फर्स्ट इक्वेशन से डी ए की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, माइनस डी बी माइनस बी ए। अब ए सी, इसे मैं माइनस डी सी कर देता हूँ, ये डी बी है ही, और इसको हम ए बी कर लेते हैं। तो अब देखिए ए सी प्लस डी बी और ए बी डी सी को राइट में ले आए, प्लस का हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमें अपने जुगाड़ को फिट करना होता है, और आराम से आप कर लोगे, कोई इशू नहीं है। एक बार वीडियो को ढंग से देखो, चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला ए बी सी एक ट्राइंगल है। और डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हो गया। प्रूफ करना है ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 280। अब अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, केवल दिमाग लगाना है। लेट ए बी ए फिक्स्ड पॉइंट। हम ए को फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं, और अब हम इस डायग्राम को ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि एक लाइन है बी सी, उसका मिड पॉइंट है डी, ए एक फिक्स पॉइंट है, इससे हमने ए बी को ऐड किया, ए सी को ऐड किया और ए डी ऐड किया। अब आप इसमें लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अब सेक्शन फॉर्मूला में ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो कैसे लगेगा? तो ए डी वैक्टर इक्वल टू 1/2 ए सी वैक्टर 1/2 ए बी वैक्टर अपॉन 1/2 प्लस 1/2। तो ए डी वैक्टर इक्वल टू आ गया 1/2 कॉमन ए सी प्लस ए बी अपॉन 1, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी प्लस ए सी वैक्टर। हैंस प्रूफ। केवल कॉन्सेप्ट जो आपने समझाए हैं, जो मैंने आपको, वो लगाने हैं, और उससे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 20 वाला होमवर्क लगा लीजिए, वो आप करेंगे। बोला ए बी सी डी ई एफ हेक्सागन है। ए बी सी डी ई एफ हेक्सागन हो गया। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट ए ई प्लस ए बी
इक्वल टू ए सी प्लस ए एफ, ये हमें प्रूफ करना है। अब फिर वही बैठाएंगे हम अपनी फिक्स जुगाड़ और चलेंगे आगे। अब जुगाड़ इस तरीके से है कि या तो ए ई प्लस ए बी को सॉल्व करके ए सी प्लस ए एफ ले आओ, या फिर इस तरीके से कोई इक्वेशन बनाओ जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में बनाई थी, ठीक है, और उनको ऐड करके या माइनस करके ले आओ। ये आप पे डिपेंड है कि आप जैसे चाहें वैसे करें, कोई इशू नहीं इसमें। हम जुगाड़ ढूंढते हैं क्या लगती है यहाँ पर। तो देखिए मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पर, और फिर आपको बताऊँगा कि हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे। ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। अब देखो इसमें मैंने एक ए डी वेक्टर बना लिया। अब इसको हम दो तरीके से इस पर पहुँचेंगे। हमारा ध्यान केवल इस पर रहेगा कि ए ई ए बी ए सी ए एफ ये मेंशन हो जाए। तो देखिए ज़रा, मैं गया ए से ई, ट्राइंगल रूल, फिर मैं गया ई से डी, तो हमें रिजल्टेंट मिला ए डी वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। अब हम रास्ता पकड़ेंगे दूसरा। देखिए अब फिर से मैं गया ए से सी, फिर मैं गया सी से डी, और यहाँ से भी मुझे मिल गया ए डी वेक्टर। इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने इक्वेशन 1 और 2 के दोनों के ए डी आपस में इक्वल कर लिए। ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3 मुझे मिल गई। अब केवल मेरा काम रह गया, क्योंकि देखो ए ई आ चुका है, ठीक है, ए सी आ चुका है, ई डी और सी डी को हटा के ए बी और ए एफ लाना है। आ जाएगा। देखो हमारे पास इक्वल वेक्टर का लॉजिक है कि ए एफ वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर है सी डी के, एंड ई डी वेक्टर जो कि इक्वल वेक्टर है ए बी के। ये हम पुट कर देंगे, पुट इन 3rd। तो देखो ए ई वेक्टर एज इट इज़, ई डी की जगह आ गया ए बी वेक्टर, उधर ए सी वेक्टर एज इट इज़, सी डी की जगह आ गया ए एफ वेक्टर। हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, ए ई प्लस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस ए एफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं, वो आपको करना है। और यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री, जो वेक्टर ज्योमेट्री है, वो शीट ख़त्म होती है। अब हम आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज जो हमने मतलब वेक्टर की इंट्रोडक्शन जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेने हैं, जो कि अगर पूछा जाएगा तो हम उसका जवाब दे पाएँ। तो अब हम थोड़े से कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है वो? तो देखिए, इफ़ ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k be a vector, then we always remember that the components a1, a2, a3 of a vector are direction ratios of the vector। याद रखना, स्ट्रेट लाइन में भी काम आएगा ये, कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स और कुछ नहीं उसके डी आर्स होते हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियो। सिमिलरली इफ ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k
एंड ए कैप इक्वल टू A1 अपॉन आर, A2 अपॉन आर, A3 अपॉन आर, वेयर आर इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर. Then the components of unit vector of A are the DCs यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर. यानी वेक्टर के कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो होते हैं और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन होते हैं. तो अब सवाल पैदा ये होता है कि डायरेक्शन रेशियो होता क्या है. दोज रेशियो which define the direction of the vector or line is called direction ratios और DR, शॉर्ट में DRs. जैसे मान लीजिए एक AB लाइन है या AB वेक्टर है, तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे x1 y1 z1, x2 y2 z2. देन DRs ऑफ AB वेक्टर आर स्मॉल a x2 माइनस x1, स्मॉल b y2 माइनस y1, स्मॉल c z2 माइनस z1. हम इन्हें ए बी स्मॉल ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं और x2 माइनस x1 इज़ a, y2 माइनस y1 इज़ b एंड z2 माइनस z1 इज़ c. ठीक, तो हो गए डी आर्स. फिर आता है डायरेक्शन कोसाइंस. इफ a vector or a line makes an angles with x, y, z axis are alpha, beta, gamma, then the DCs of a vector or line L, M, N are defined as L equal to cos alpha, M equal to cos beta और N equal to cos gamma. यानी कि ये एंगल है. किसी एंगल का मतलब किसी वेक्टर्स ने या किसी लाइन ने एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाया उसका जो कोसाइन होता है दैट इज़ योर डी सीरीज. अब एक और चीज़ इसमें मेंशन करनी है वो ये है कि अगर इफ वी हैव a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 be any two points then DCs are. तब DCs क्या होंगी. तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले DRs निकाल लेंगे. x2 माइनस x1, y2 माइनस y, क्योंकि एंगल तो पता नहीं है तो हम सबसे पहले एक्सट्रीम पॉइंट का इस्तेमाल करके यानी एक्सट्रीमिटीज़ का इस्तेमाल करके ABC निकाल लेंगे. देन तो L इक्वल टू होगा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. M इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. N इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो अब क्या हुआ कि अगर आपको एंगल पता है तो ऐसे निकलेगा और अगर डी आर्स पता है या एक्सट्रीमिटीज़ पता है तो ये ऐसे निकलेगा DC.
ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब किसी वेक्टर या किसी लाइन ने एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाया उसका जो कोसाइन होता है दैट इज़ योर डी सीज। और अगर डी आर्स के फॉर्म में चाहिए तो फिर ये रहा, ये एल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड एन इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो देखो ऊपर जो लिखे हुए हैं उन्हें ले लो, उनके स्क्वायर करके रख लो यहाँ पर। तीनों का एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऊपर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल होके 1। तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर तीनों डायरेक्शन को साइंस के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट याद रखना है, इन पॉइंट्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैंने पीछे भी जो पॉइंट बताए थे उनका इस्तेमाल आपको शीट में करवा दिया, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और टू लाइंस। तो देखो इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं आ रहा, बेसिकली अब जो बात हमने बताई थी अब मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। क्या चीज़, देखो समझो इस बात को। लेट एक वेक्टर ए है मेरे पास, a1i b1j प्लस c1k, और एक वेक्टर बी है a2i b2j c2k। अब लेट एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो हमने वेक्टर में पढ़ा था a डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा आ गया a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो इससे निकल आएगा। अब इसी को बुक वाले क्या करते हैं, नई फॉर्म बना के लिख देते हैं, तो ज़रा ध्यान देना। ये था a1i a2 सॉरी b1j c1k डॉट प्रोडक्ट विद a2i b2j c2k अपॉन में मॉड दोनों के a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, यहाँ पर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, आई का आई में a1 a2, जे का जे में b1 b2, के का के में c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये दे देते हैं। तो वो कोई नया फॉर्मूला नहीं है जो आप रटोगे, यही फॉर्मूला है जो हम वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ के आए थे, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम इसे, ये दूसरा हो गया, फॉर्म वही है उसी से बना है। अब मान लो डीसीज में दिया गया हो तब क्या करो, तो वो भी समझ लो। कॉस थीटा a1 a2 में हमने डिवाइड किया, इसका अलग अलग डिवाइड कर लो पहले। सिमिलरली इसमें किया, सिमिलरली इसमें किया। जब डिवाइड हो गया तो अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, यहाँ पे a2 के अपॉन में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, फिर सिमिलरली b1 के अपॉन में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, b2 के अपॉन में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, c1
A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और यहाँ C2/√A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर आ जाए तो पहला वाला बन गया L1, दूसरा L2, M1 M2 N1 N2। तो ये DCs की फॉर्म में आ गया। तो वो फॉर्मूला वही है, ठीक है, सब कुछ वही है, केवल उन्होंने उसकी फॉर्म बदल दी है DCs और DRs में। इसीलिए मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स उसके DRs होते हैं। वो आपने देख ही लिया यहाँ पर कि मल्टीप्लाई A.B का हुआ A1 A2 B1 B2 C1 C2 आ गया, मतलब DRs। और फिर जब इसे अलग अलग कस करके सॉल्व किया तो DCs आ गए। तो ये वही चीज़ है जो वहाँ बताई गई थी, बस केवल उन्होंने उसका नाम मतलब अलग तरीके से लिख दिया है। तो वो रटना पड़ता है, रटना नहीं है, सीधा सिंपल लेके चलना है, जो बताया गया है उसी तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें इसको यहीं रोक देते हैं, इसको हम फिर 3D में कंसीडर करेंगे स्ट्रेट लाइन की इंट्रोडक्शन में। अब हम एक्सरसाइज उठाते हैं। देखो एक्सरसाइज 22, पेज नंबर 1008, RS अग्रवाल। अब इसमें ये एक्सरसाइज हम लोग कल के वीडियो में डालेंगे इसमें कि क्योंकि वही सब इक्वल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, सेक्शन फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये सारी चीज़ें बोली हैं, ठीक है, निकालने के लिए। तो इसको हम लोग कल अटेम्प्ट करेंगे। आपका काम आज ये करो, इसको एक बार पढ़ लो, जो बताया है समझाया है, और पीछे जो क्वेश्चन शीट के बताए थे वो कर लो, और ये जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको एक बार अपने आप से करके देखो, ठीक। इतना काम आप कर लो, और उसके बाद फिर हम लोग कल वाली वीडियो में ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट पे चलेंगे, डॉट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद फिर हम स्ट्रेट लाइन, और जब पूरा हो जाएगा देन शीट। तो आपको इस तरीके से पूरा वेक्टर एंड 3D कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अभी आपका काम जो है वो इसको रिपीट करो, पढ़ लो एक बार थ्योरी को ध्यान से, सारे पॉइंट्स एक जगह रख लो, जिससे कि कोई डाउट्स आए तो आपको समझ में आए, क्लियर हो जाए और आप पूछ सको, ठीक है। ओके, बाय बाय।